Don't forget to like, share and subscribe my channel. I welcome to all to another super cool session, and in this session we will start with class 8 NCERT chapter wise with full details. We will cover the chapters and let's make easier for you people to score excellent marks in exams. So without wasting time, let's get started. So in this chapter, that is chapter 1, crop production and management, we will study how to produce crop and its management system. कैसे क्रॉप यानी फसल को उगाया जाता है और उसे मैनेज किया जाता है उसके कटाई तक, ठीक है। कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब क्रॉप को कैसे उगाया जाता है, उसका ध्यान दिया जाता है और लास्ट में उसको कटाई किया जाता है और मार्केट में अवेलेबल किया जाता है। ये सारे स्टेप्स को इन डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। So students, Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Paheli and Bujo दोनों ब्रदर सिस्टर होते हैं। वो अपने वेकेशन, समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? अपने अंकल के घर पे जाते हैं, ठीक है। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, और उनके अंकल क्या करते हैं? उनके अंकल क्या है? फार्मर है, ही इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक, कुछ टूल्स देखते हैं। एक दिन वो कुछ टूल्स देखते हैं जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग एट्सेट्रा। अगर आपके भी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अगल बगल में आपने कभी भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने किचन गार्डन को मेंटेन करते हैं, अपने घर के आगे या पीछे साइड में, वरामदा साइड में कहीं पर छोटा सा गार्डन लगाते हैं, किचन गार्डन, ठीक है, और छोटी मोटी कोई भी सब्ज़ी को मतलब उगाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा ये टूल, खुरपी के बारे में आपने सुना होगा, सिकल, शॉ। और जो लोग लार्ज स्केल पर फार्मिंग करते हैं तो वो लोग के पास बहुत सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे टूल्स रहते हैं जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग एट्सेट्रा। मैं इन सारे की इमेज इंसर्ट कर दूंगी, आप लोग फैमिलियर होंगे, ऐसे टूल्स आपने देखे हुए होंगे। तो ये सारे टूल्स के हेल्प से क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, ठीक है। सो इससे बहुत सारी हेल्प होती है, जैसे मिट्टी की खुदाई करने वगैरह में इससे हेल्प होते हैं। तो ये सारे टूल्स होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखो, बूजो के दिमाग में एक बात चल रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। बूजो बहुत ही क्यूरियस बच्चा है, जस्ट लाइक यू, आप लोग की तरह, और वो ये सोच रहा है कि ये टूल्स कहाँ पर और किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये जानने के लिए आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही कामली सुनना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये टूल्स का यूज़ कहाँ पर होता है। तो चलो देखते हैं ये टूल्स का कहाँ पर यूज़ होता है। You have learned that all living organisms require food. आप लोग पहले भी क्लासेस में बचपन से ये चीज़ तो पढ़ते ही आ रहे हो कि प्लांट्स जो है, पौधे जो हैं, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस वाया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्ड आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्लांट्स जो है लाइट एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी, को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी से इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर ओन फूड। अपना खुद से खाना बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं खाने के लिए, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, वो खुद का खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन देखो, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप लोग को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, जितने भी जिसके भी बॉडी, जो भी ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म किससे कंपोज्ड है? सेल्स से कंपोज्ड है। ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, और आपको डे टू डे लाइफ एक्टिविटी करने के लिए, लाइक बोलना है, डांस करना है, चलना है, कुछ भी आप एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी खा रहे, इवन खाना भी खा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एनर्जी की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी आपको कौन देता है? फूड देता है। वो एनर्जी आप जब खाना खाते हैं तो फूड का ब्रेक डाउन होता है, जिसे डाइजेशन कहते हैं, और उससे एनर्जी मिलता है सेल को। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ। आपने जो खाना खाया, ठीक है, या आपने जो फूड खाया, ठीक है, इसका जब ब्रेक डाउन होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, और इससे जो एनर्जी ऑब्टेन होता है वो किसको मिलता है? सेल्स को मिलता है। आपकी बॉडी, यू आर अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यू आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स,
आपका जो बॉडी है, हम लोग का जो बॉडी है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है। तो इन सब सेल्स को, ये सारे सेल्स मिल करके डे टू डे लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, सब एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी कौन फुलफिल करवाता है? सेल करवाता है। बट सेल को क्या खुद ब खुद एनर्जी थोड़ी ना मिलती है, ये जो आप खाना खाते हैं यही तो इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो आप समझिए कि खाना खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच प्रॉपर किया कीजिए, क्योंकि आप अच्छे से खाना खाइएगा तभी तो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उनको अच्छे से एनर्जी मिलेगा और आप डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर पाइएगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ज़रूरी नहीं कि हम और आप, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले वो चल नहीं सकते बट दे टू आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसी तरीके से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स या इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सब क्या है, जहाँ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेल से कंपोज्ड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? उसके बॉडी में सेल्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉजेस सेल्स, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके भी बॉडी में सेल्स होते हैं उनको तो भाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, तो उनको खाने की ज़रूरत, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी फूड से मिलेगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। मैंने अभी आपको बताया प्लांट्स खुद का खाना खुद से बनाते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पहले से ही, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस टर्म के बारे में। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? यू नो वेरी वेल। लिखा है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जैसे प्लांट्स खुद का खुद से खाना बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। लेकिन मतलब हम लोग ह्यूमंस, वी कैन नॉट प्रोड्यूस, वी कैन नॉट सिंथेसाइज आवर ओन फूड बाय आवरसेल्फ, वी आर डिपेंडेड ऑन अदर्स। हम लोग खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट्स वाई हम लोग क्या है? हिटेरोट्रॉफ्स हैं। वी आर हिटेरोट्रॉफ्स, वी आर डिपेंडेड ऑन प्लांट, वी आर डिपेंडेड ऑन एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग के भी मन में ये चीज़ आ रहा होगा इस सेंटेंस से कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो ह्यूमंस को एनिमल्स के ग्रुप में क्यों डाला गया है? इसके बारे में डिटेल आपको जब आप लोग क्लास 9th में जाइएगा, वहाँ पर एक चैप्टर होगा डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे आप सारे क्लासिफिकेशंस को डिटेल में पढ़िएगा, ग्रुप्स के बारे में पढ़िएगा कि कैसे ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो वहाँ पर आप एक किंगडम पढ़िएगा जिसका नाम है एनिमेलिया। What is its name? एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब जो एनिमल्स से कंपोज, जो एनिमल्स इस ग्रुप में, जैसे जो प्लांट्स हैं वो किस ग्रुप के अंडर आते हैं? प्लांटी के अंडर आते हैं, प्लांटी के अंडर आते हैं। वैसे जो एनिमल्स हैं वो एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। तो हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग भी इसी एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। तो हम लोग भी, वी आर ह्यूमन बीइंग्स बट वी कम अंडर द किंगडम एनिमेलिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जानवर हो गए, बट हाँ, एनिमल्स के ही किंगडम में हम लोग भी आते हैं, बिकॉज जो एनिमल्स के पास कैरेक्टर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो हम लोग में भी होते हैं। सो इसलिए इस लाइन में बोला गया है कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ओके। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। सो नॉट मेक देयर ओन फूड, हम लोग खुद से अपना खाना तो बना नहीं सकते हैं। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है, वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? अब एनिमल्स को उनका खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? तो अभी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया कि हम लोग को खाना क्यों ज़रूरी है। खाना खाएंगे तो खाने से क्या होगा? डाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा फूड का, एनर्जी लिबरेट होगा, एनर्जी निकलेगा और वो एनर्जी सेल्स को मिलेगा। और जब एनर्जी सेल्स को मिलेगा तो प्रॉपर वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो भी बॉडी का जो वाइटल फंक्शनिंग है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मूवमेंट हो गया, ये सारा जो भी प्रोसेस है डे टू डे लाइफ का, वो सेल ही तो कैरी करता है। तो सेल खुद ब खुद तो कैरी नहीं कर पाएगा, उसे एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जो खाना आप खाइएगा। सो ये देखिए सीरीज़ बाय सीरीज़ कितना कनेक्टेड है, लिंक्ड है, ठीक है। तो खाना खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो खाने से ही वो एनर्जी ऑब्टेन होता है। तो इसका तो आंसर मैंने आपको दे दिया कि क्यों ज़रूरी है खाना खाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज। अभी मैंने आपको बताया कि जो खाना खाइएगा उससे एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी से सेल्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर वन। ठीक है, जो आप खाना खाए उसका क्या होता है, इस खाने का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर इससे एनर्जी लिबरेट होता है इन फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो थोड़ा डिटेल में आप जब पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो खाना जो खाएंगे उससे क्या क्या मिलेगा, एनर्जी, जिससे डाइजेशन परफॉर्म होगा, जिसको कहते हैं पाचन, और रिस्पिरेशन मतलब आप जो इन्हेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को रिलीज़ करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस करने के लिए भी आपके बॉडी में ATP एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। वो एनर्जी अगेन कैसे देगा, कौन देगा, सेल देगा। सेल कैसे देगा, जब तक वो खाना नहीं खाओगे तो सेल के पास एनर्जी नहीं आएगा। ठीक है, एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। जो भी वेस्ट मटेरियल, जब ये पूरा बॉडी है ना, इट इज़ लाइक अ मशीन। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो क्या होता है कि एंड में कुछ वेस्ट जो है, जो आप खाना खा रहे हो उसमें जो भी यूज़फुल चीज़ है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है और जो भी एनर्जी है वो मिल जाता है बॉडी को। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और जो कि बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, तो उसको क्या होता है, उसका नाइट्रोजनस रिमूवल होता है। उसको डे बाय डे उसको रिमूव करना ज़रूरी है क्योंकि वो वेस्ट होता है। और उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, टू एक्सक्रीट आउट, निकालना। सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। ठीक है, हम लोग किस पे डिपेंडेड है, प्लांट्स पर भी डिपेंडेड है, एनिमल्स पे भी डिपेंडेड है। तो हम लोग का जो फूड है वो दोनों से ही मिलता है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा चैप्टर। अब देखो बूजो के दिमाग में, बिकॉज वो बहुत ही क्यूरियस है आप लोग की तरह, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है। अब इसके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड। अब आपको पता है कि फूड कितना ही ज़रूरी है, इसलिए जब भी आपकी मम्मी लोग डांटती हैं कि खाना खा लो टाइम पर, तब समझ जाना कि वो क्यों इतना चिल्लाती हैं आप लोग के पीछे खाना खाने के लिए। आप खाना खाइएगा तभी आपके सेल्स को एनर्जी मिलेगा और तभी तो आपका ब्रेन भी फंक्शन करेगा ना, तभी तो आप पढ़ पाइएगा ये चैप्टर। तो खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री। अब कंट्री में तो इतने सारे पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो आपको पता है कि जब आपको खाना खाना इतना ज़रूरी है तो वैसे ही इतने सारे लोग हो, सबके लिए तो वो खाना बहुत ज़रूरी है। तो सबको कैसे प्रोवाइड करे फूड, इतने सारे पॉपुलेशन है और सबको खाना खाना है। ठीक है, तो कैसे इतने मात्रा में फूड को लगाया जाए, फूड का प्रोडक्शन किया जाए ताकि हर एक इंसान तक फूड मिल सके। तो ये सारे चीज़ इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। पहेली सोच रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहेली बूजो को बोल रही है, बूजो उससे पूछ रहा है कि इतना सारा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इतने सारे देश में लोग रहते हैं, तो कैसे सभी को उनका रिक्वायरमेंट मिल पाएगा। तो पहेली बोल रही है, सिंपल, फूड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा, बहुत ही बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। ठीक है, so in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary। अगर आपको फूड लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी जनसंख्या के लिए, ताकि कंट्री के सारे लोग को मिल सके, ठीक है, तो आपका उसका रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने किया और दूसरे दिन आप नहीं करोगे, आपको उसके लिए रेगुलरली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे आप डेली स्कूल आते हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन स्कूल आओगे और साल भर का चीज़ पढ़ लोगे। आप एक दिन आते हो, कुछ पढ़ते हो, कुछ टॉपिक पढ़ते हो, दूसरे दिन आते हो, कुछ टॉपिक पढ़ते हो, ऐसे से एक चैप्टर कवर होता है, ऐसे से पूरे ईयर आते हो, ऐसे से आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। तो यू आर रेगुलर, आप रेगुलर हो तब आप पूरा, ऐसा तो नहीं कि आप एक दिन आओगे आपको बोल दिया जाएगा हाँ आपने क्लास 8th पास कर लिया। ठीक है, तो यू शुड बी रेगुलर, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। अगर आपको डेली रेगुलर रहोगे तभी आपको
एग्ज़ाम दे पाओगे, तभी आप पास कर पाओगे एग्ज़ाम को। तो उसी तरीके से अगर आपको खाना खाना है तो ऐसा तो नहीं आज खाओगे कल नहीं खाओगे, तो इतने सारे लोगों को फूड का रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए क्या होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए एंड प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। सो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रॉपरली मैनेजमेंट, मतलब और जो क्रॉप होगा उसका भी जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छे से करना होगा, ठीक है, उसको अच्छे से उसकी देखभाल करनी होगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी, वही एक किसी के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी के पास कम नहीं होना चाहिए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वली होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर जो किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, तो देखिए इस बॉक्स में कुछ बताया गया है कि टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter। nomadic people वैसे people को कहते हैं जो अपना तंबू गाड़ते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर वहाँ से हट जाते हैं, कहीं और प्लेस में जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटी है, कुछ रह पाएंगे, 2-4 दिन टिक पाएंगे, वहाँ पे तंबू गाड़ते हैं, फिर वहाँ पे रहते हैं और फिर वहाँ से मतलब उनका एक प्रॉपर कोई घर नहीं रहता है, दे आर नोमैडिक, यहाँ से वहाँ वो लोग ट्रैवल करते हैं। सो दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स, वो लोग ग्रुप्स में रहते हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, तो वो लोग को फूड और शेल्टर का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो लोग क्या थे, ऐसे एक ग्रुप थे, ठीक है, लोगों का जो कि सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर फूड और शेल्टर दोनों ही अच्छे से मिल सके। तो दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वैसे पीपल कैसे सर्वाइव करते थे, रॉ फ्रूट्स खाते थे, कच्चे फ्रूट्स खाते थे, उस पर डिपेंडेंट थे, वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट थे, एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स, और वहाँ से क्या हुआ, एनिमल्स का हंटिंग भी शुरू होने लगा, ठीक है, वैसे ही वो लोग एनिमल्स को भी खाने लगे फॉर फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, और उसके बाद में क्या हुआ, वो लोग कल्टिवेशन प्रैक्टिस शुरू किए, एग्रीकल्चर शुरू किए। पहले तो फ्रूट्स वगैरह से काम चला लिए, वेजिटेबल्स वगैरह से थोड़े बहुत से, लेकिन अब क्या करना था, कल्टीवेशन करें, ठीक है, टू प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, ठीक है। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और वहीं से ये जो टर्म एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर टर्म जो है ये प्रैक्टिस में आने लग गया, ठीक है। सो ये इसका छोटा सा एक हिस्ट्री था। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को एंजॉय कर रहे होंगे, और आपको अगर किसी तरह का भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना रख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इतने कीन ऑब्जर्वर की तरह अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर एक लाइन को समझ रहे हैं। सो आगे ये है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। देखो क्रॉप को डिफाइन किया गया है, व्हाट इज़ क्रॉप, कई बार एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज़ क्रॉप, डिफाइन क्रॉप। तो व्हाट इज़ क्रॉप, plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop। plants of same kind, जैसे अब गेहूं की खेती हो रही है, वीट की कल्टीवेशन हो रही है, वीट का अगर खेती हो रहा है, गेहूं का खेती हो रहा है, तो आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेन वगैरह से जाते हैं या जब भी आप इस तरह के आउटर एरिया से जाते हैं तो आपने देखा होगा कि खेतों में ऐसे ऐसे मतलब वीट का बहुत सारा प्लांट्स होता है, या फिर गन्ने का प्लांट देखा है एक साथ रहता है, सरसों के पौधे देखे एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो या फिर जो भी राइस का पैडी रहता है वो भी एक साथ रहता है। तो ऐसा तो आपने नहीं देखा है कि एक खेत है, इसमें एक प्लांट वीट का है, एक प्लांट राइस का है, एक मेज़ का है, एक बार्ली का, ऐसे तो नहीं ना रहता है। अगर एक रहता है, अगर ये राइस का है तो इसमें पूरा राइस रहेगा, ये वीट का है तो इसमें पूरा प्रॉपर वीट रहेगा, ये बार्ली का है तो इसमें प्रॉपर बार्ले रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि एक क्या होता है, सेट ऑफ, एक ऐसा खेत जिसमें वीट है तो पूरा प्रॉपर वीट रहेगा। तो अब देखिए ऐसा प्लांट जो कि सेम काइंड का है, मतलब कि सारा का सारा वीट है, आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, और एक ही जगह में होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पर है तो कुछ कहीं और है, तो सारा है तो वो एक ही साथ है, ठीक है, एक ही साथ है वो सारा चीज़, ठीक है। और वो जो कल्टीवेटेड होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है। आपने ये नहीं देखा होगा कि ये मतलब कि वीट का है तो उसके बगल में ही राइस का है, वीट का है तो प्रॉपरली बहुत सारा एरिया वीट का ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है पैडी।
ठीक है। तो वैसे क्रॉप्स को, वैसे चीज़ को क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। उस चीज़ को एक टर्म दिया गया है क्रॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अभी मैंने बताया कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उसमें वो वीट के ही रहते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक क्रॉप्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। पल्सेस रहते हैं, सीरियल्स क्या होते हैं, पल्सेस जो दाल वगैरह हो गए, और वेजिटेबल्स जो सब्जियां हो गई, और फ्रूट्स क्या होते हैं, फल हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारे जो है ये कैटेगरी क्रॉप्स में ही आते हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और ये सारे सीजनली होते हैं, ऐसे नहीं कि आपको जो ये सारी चीज़ें वो हर समय मिलेंगे, एनुअली मिलेंगे, पूरे ईयर में, ऑल ओवर ईयर में। आपने ये देखा होगा कि आपके घर में जो मैंगो आता है वो सीजनली आता है, जून जुलाई में आता है। ऐसा तो नहीं है कि मैंगो विंटर्स में भी आप खाते होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स हो गया या सीरियल्स हो गया, इन सब का जो मतलब प्रोडक्शन का जो टाइम होता है वो क्या होता है, सीजनली होता है। एंड दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और ये डिपेंड करता है, अलग अलग क्रॉप्स है अलग अलग सीज़न में, मतलब जनवरी फरवरी में उगाने वाले क्रॉप्स अलग होते हैं, नवंबर दिसंबर में उगाने वाले क्रॉप्स अलग होते हैं। तो ये सब क्या होता है, वेरी करता है सीज़न टू सीज़न, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है तो बॉटनी में डिटेल में पढ़ना होगा कि कौन सा क्रॉप है जो कि कौन से सीज़न में। बट हाँ, आपको कुछ तो मतलब कुछ छोटा मोटा चीज़ तो जानकारी होना ही चाहिए कि कौन कौन सा क्रॉप है जो कौन कौन से सीज़न में। या फिर आप फ्रूट्स भी मार्केट में देखते होंगे या अपने घर में देखते होंगे कि आपकी मम्मी या पापा हमेशा तो नहीं है कि वही फ्रूट्स ऑल ओवर सीज़न लेके आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ से आप भी कुछ थोड़ा बहुत आप वेरी कर सकते हैं कि हाँ, ये फ्रूट जो इस सीज़न में मिलता है, गर्मियों में आपको अंगूर खाने को मिलता है, ठंडियों में नहीं मिलता है, और ठंडियों में क्या होता है, ऑरेंजेस मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आप थोड़ा बहुत वेरिएशन और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। आपको पता है कि इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और क्योंकि इंडिया इतना वास्ट कंट्री है तो जो क्लाइमेट है यहाँ का, जैसे क्लाइमेट में क्या क्या आता है, टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर वो वैरी करता है, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी बरसात, ठीक है। तो ये वैरी करता है, एक जैसा टेम्परेचर हमेशा नहीं रहता है। ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट, नमी, मॉइस्चर, ठीक है। तो ये भी वैरी करता है। और जो रेनफॉल है वो भी वैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह में। जैसे आपने देखा होगा कि साउथ वाले जो प्लेसेस है वहाँ पे रेनफॉल थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, नॉर्थ एरिया प्लेसेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग, आपने अलग अलग स्टेट्स के बारे में जब सुना होगा तो आपको पता होगा कि कोई स्टेट जो है वो ज़्यादा रेनफॉल के लिए फेमस है, तो कहीं पे जैसे राजस्थान वगैरह हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, कहीं पे ह्यूमिडिटी कम होता है। तो जो वेरिएशन है वो हमेशा आपको देखने की मिलेगी अलग अलग जगह पे। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। उसी तरीके से क्या है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की, ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं पे गेहूं का फसल हो रहा है तो ऑल ओवर इंडिया में आपको गेहूं के फसल कोई भी मिट्टी में आप उगा सकते नहीं। जो वेरिएशन होता है रेनफॉल का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, ये वेरिएशन से जो सॉइल्स होते हैं अलग अलग एरिया के वो भी डिफ़र करते हैं, और सॉइल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये आपने पढ़े होंगे कि जो सॉइल्स भी होते हैं, सैंडी, क्लेई, लोमी, इस तरह के आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। तो जो सॉइल्स भी है वो डिफ़र करते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं, और अलग अलग स्टेट में जो क्रॉप अलग अलग सॉइल्स होते हैं, सो हर सॉइल में हर तरह के क्रॉप्स नहीं उगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा हमेशा कि जम्मू कश्मीर इस साइड में एप्पल का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि एप्पल आप चाहिएगा तो कहीं पर भी उगा दीजिएगा। एप्पल का पेड़ हर जगह नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको जो टेम्परेचर चाहिए, उसको जो मॉइस्चर चाहिए, उसको जो चीज़ चाहिए वो सूटेबल उसको जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। सो वहाँ पर प्रोडक्शन उसका हाई रेट में होता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो कहीं कहीं पर ही उगाई जा सकती है। तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, देखो दो तरह के कैटेगरी होते हैं क्रॉपिंग के, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह के
सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्या होते हैं कि दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स कहने का मतलब कि आप जब खेती करते हैं या आप किसी फार्मर को देखेंगे कि वो जब खेती करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो उनके मन में आया कि अभी मुझे ये उगाना है मैं ये उगा दूँ, नहीं, सीज़न को देखते हुए और सब कुछ देखते हुए जो दो तरह से क्रॉपिंग होते हैं, दो तरीके से खेती होता है। पहला जो है वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं और दूसरा जो है वो राबी क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी स्पेशलिटी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, जो कि बरसात के सीज़न में इसके बीज को डाला जाता है। सोन मतलब इसके बीज को डाला जाता है सॉइल में। ठीक है, वैसे क्रॉप्स को क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, एंड द रेनी सीजन इन इंडिया कहाँ पे कब कब आता है? जून टू सितंबर होता है। आपको पता होगा जून में मानसून आता है। ठीक है, तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो रेनी सीजन में उसको सो किया जाता है, उगाया जाता है। और रेनी सीजन इंडिया में जून टू सितंबर होता है। तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा और खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पैडी, राइस वगैरह हो गया, मेज़ वगैरह हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया। ये इसके एग्जाम्पल्स है विच यू पीपल शुड रिमेंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs में, वन वर्ड में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड इज़ रैबी क्रॉप्स। अब रैबी क्रॉप्स की कुछ स्पेशलिटी को देख लेते हैं। रैबी क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, जो कि ठंडियों के सीज़न में ग्रो किए जाते हैं, जो कि सर्दियों के सीज़न में होते हैं, उसको कहते हैं रैबी क्रॉप्स। तो दो तरह के क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो आपके रेनी सीजन में होते हैं, एंड जो रैबी क्रॉप्स होते हैं वो आपके विंटर सीजन में सो किए जाते हैं। एंड देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इनका टाइम पीरियड क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है रैबी क्रॉप्स का? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड। तो मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो जो मेन चीज़ें होती है, आप कॉपी लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए और एक शॉर्ट नोट्स अपना बनाइए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें क्या होती है ना, एक साथ मेमोराइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इसको ईजी टर्म्स में, और आई एम देयर टू गाइड यू पीपल, मैं आप लोग को गाइड करूँगी। आप लोग को क्या करना है? जैसे अब इसका नोट्स बनाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रैबी एंड खरीफ का, तो पहले लिखना है इस तरीके से कि जो क्रॉपिंग पैटर्न, तो पहले हेडिंग डालिए आप ऐसे, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए, 2 एरोज़ निकालिए। ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है इंडिया में, लिख लीजिए ब्रैकेट में, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया में। ठीक है, वो 2 तरीके से होता है। नंबर 1 जो हो गया वो आपका हो गया खरीफ क्रॉप, और नंबर 2 जो हो गया वो आपका हो गया रैबी क्रॉप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? खरीफ क्रॉप के नीचे में यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा लिखना है। एक लाइन में लिख दीजिए कि ये क्रॉप जो होता है रेनी सीजन। तो आपको कैसे नोट्स बनाना है इसके आगे का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है। तो जैसे आपने खरीफ लिखा, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, तो इसकी स्पेशलिटी आपको 1 वर्ड में लिखना। आप उसको सेंटेंस में एग्जाम्स के समय में खुद से फॉर्म कर सकते हैं, सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। तो आपको 1 वर्ड में रखना है, बस मेमोराइज़ करने के लिए। ठीक है, कभी क्या होता है ना कि इतना सारा चीज़ हो जाता है तो दिमाग से निकल जाता है कि हाँ उसका टाइम पीरियड क्या था, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी, बस आपको स्पेशलिटी पे वर्क करना है। ठीक है, आई एम अगेन सेइंग, आप जो स्टेटमेंट प्रोडक्शन है, स्टेटमेंट जो बनाने का है वो आप खुद से बना लीजिएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खरीफ नंबर 1 लिखना है आपको, क्या लिखना है? रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन। उसी तरीके से यहाँ पे जो रैबी लिखे हैं, रैबी, तो यहाँ पे क्या लिखना है? विंटर सीजन लिखना है। बस विंटर लिखे या विंटर सीजन लिखे तो आपको पता है। अब आप अपना सेंटेंस बना लेंगे कि खरीफ क्रॉप्स आर बेसिकली ग्रोन इन रेनी सीजन, ठीक है, और रैबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। ठीक है, इसका बस आपको टाइम पीरियड लिखना है कि रेनी सीजन का कब से कब था, जून से लेकर के सितंबर था, और इसका क्या था, अक्टूबर से लेकर मार्च था। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल्स लिख देना कि खरीफ क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप्स थे, और इसका एग्जाम्पल लिख देना रैबी क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप्स थे, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सारे रैबी के एग्जाम्पल थे, और खरीफ के जो भी एग्जाम्पल थे वो आपको लिख देना, पैडी वगैरह। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने नोट्स को शॉर्ट नोट्स बनाना है, इंस्टेंट नोट्स बनाना है। अब जब एग्जाम में जाइएगा तो इतना सारा पूरा चैप्टर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होगा, उस समय आप अपने शॉर्ट नोट्स निकालिए, खरीफ की स्पेशलिटी पढ़िए, रैबी की स्पेशलिटी पढ़िए, और भी जो भी चैप्टर में मैंने इससे ऊपर में पढ़ा रखा है वो सारी चीज़ों को आप पढ़िए और बस एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था दिस इज़ अ सुपर कूल सेशन, आपको यहाँ पे हर चीज़ का गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, सो
Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा pulses, vegetables ये सारी चीज़ें क्या होता है समर सीजन में ग्रो किया जाता है अलग अलग जगह पे, ठीक है. इसके बाद है यूनिट 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो टिल दैट इतना सारा चीज़ अभी जो पढ़ें पहले इसे ब्रेन में आप लोग अच्छे से फीड कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. एंजॉय किए ना आप लोग. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, बट डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Turn on bell notification to get notified and thanks for watching. नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.